नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश के महोबा में क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से ही खुद को गोली मारकर जान दी है। जाहिर है, महोबा जिले के पूर्व पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार के खिलाफ रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल करने के कुछ घंटे बाद गोली लगने से घायल व्यापारी जो है इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हो गई थी। कानपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। त्रिपाठी के बड़े भाई रविकांत का आरोप है कि महोबा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पाटीदार ने उनके भाई से 6 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी और नहीं देने पर उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 सितंबर को पाटीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनकी संपत्ति की सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराने के आदेश दिए थे। प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने इस कांड की जांच के लिए एसआईटी गठित कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश दिया था, लेकिन एसआईटी की जांच शक के घेरे में है। वजह साफ है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लीपापोती करते हुए तृष्टि की गई है। व्यापारी इंद्रमणि त्रिपाठी की मौत पर पुलिस ने जो खुलासा किया है वो किसी के गले नहीं उतर रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी मौत खुद उन्हीं की लाइसेंसी पिस्तौल से हुई है और गोली उन्हीं की कार के अंदर से चली थी। तो वो पिस्टल गाड़ी से कैसे लापता हुई, ये सबसे बड़ा सवाल। और साक्ष्यों को किसने छुपाया? व्यापारी को गोली उसी की कार के अंदर से लगी है जिस कार में वो सवार थे, और मौके पर किसी और की मौजूदगी के कोई सबूत क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये कई सवाल अब उठ रहे हैं और सवाल ये भी है कि कहीं एसआईटी जांच में पुलिस को बचाने का काम तो नहीं किया जा रहा। कई तरह के सवाल विपक्ष भी अब उठा रहा है। सोशल मीडिया पे भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्योंकि पुलिस के एक बड़े अधिकारी पे इसमें बड़ा आरोप लगा था और उसके बाद से एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने अब एक तरीके से ये साफ कर दिया है कि जो व्यापारी है उसकी हत्या नहीं, आत्महत्या हुई थी। अब तक की जो जांच है उसमें तस्वीर साफ हो रही है। तो बड़ी बात यह है कि जो व्यापारी की हत्या को लेके सवाल उठ रहे थे, कानून व्यवस्था पे, सुरक्षा व्यवस्था पे, पुलिस प्रशासन की जो अधिकारी और माफिया जो हैं, गुंडे जो हैं, उनकी साठगांठ के जो सवाल उठ रहे थे अब उनका क्या? क्योंकि एक तरीके से जो एसपी है पूर्व, जिन पे हत्या का आरोप भी दर्ज हुआ, जिन्हें निलंबित किया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन एक तरीके से अब जब ये साफ हो गया कि व्यापारी ने आत्महत्या की है तो एक तरीके से उन्हें क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल हत्या के पीछे पुलिस अधीक्षक महोबा श्री मणिलाल पाटीदार जी व सुरेश सोनी पुत्र रामगोपाल सोनी निवासी जवाहर नगर कबरई होंगे, क्योंकि ये दोनों लोग पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे किसी तरीके से तोड़ना चाहते हैं। अब मणिलाल पाटीदार ने तो स्पष्ट कह दिया है कि जिले में इतने पुलिस वाले हैं मेरे पास कि किसी भी थाने में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा सकता हूं, तुम्हारे परिवार के खिलाफ मुकदमा लिखवा सकता हूं। तुमने अगर बहुत ज्यादा राजनीति की, किसी नेता से मेरे ऊपर दबाव बनवाया तो मैं जान से मरवा सकता हूं। तो इसलिए मानवर, अगर मुझे जान से मरवाया जाता है, मैंने आपको लेटर पोस्ट कर दिए हैं 5 तारीख को। वो लेटर पहुंचने के बाद या पहुंचने से पहले भी मणिलाल पाटीदार मेरी हत्या करवा सकते हैं। अगर इस बीच में मेरी हत्या होती है या मुझे कोई खरोच भी आती है तो इसके पूर्ण जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार व सुरेश सोनी होंगे। तो ये वो वीडियो है जो व्यापारी ने अपनी मौत से पहले जारी किया था और एसपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो वीडियो में पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने खुद की जान ली है, खुद की जान को उस वक्त खतरा बताया था और अब एसआईटी ये कह रही है कि उन्होंने खुद अपनी रिवॉल्वर से ही खुद को मारा है। अब कई सवाल इसके बाद भी उठ रहे हैं, विपक्ष लगातार कई तरह के सवाल उठा रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो जो जारी किया गया था इंद्रकांत त्रिपाठी द्वारा, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि अगर मेरी हत्या होती है या फिर किसी भी कारण मेरी मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे जिन लोगों का नाम मैं ले रहा हूं वही होंगे। तो ये साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से वो जानते थे कि उनकी जान को खतरा है और उसी वीडियो जारी करने के बाद उनको गोली मार दी जाती है या फिर उन्होंने सुसाइड किया। ये एक बड़ा सवाल अभी लगातार बना हुआ है, क्योंकि एसआईटी की टीम कह रही है कि ये सुसाइड है।
पुलिस लगातार कह रही है कि सुसाइड है। आखिर सच क्या है, ये लगातार अब जो आम जनता है वो पूछ रही है कि और सवाल ये भी उठ रहा है मोनिका कि क्या कोई व्यापारी जो खुद अपना वीडियो बना रहा है, जो कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, क्या वो खुद मर के इंसाफ चाहेगा कि उसके मरने के बाद उसके साथ इस तरीके से इंसाफ हो के जो अधिकारी उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और सारे सबूत आखिर कहां गए? वो पिस्टल आखिर कहां गई जिससे खुद को गोली मारी थी इंद्रकांत त्रिपाठी ने? ये तमाम ऐसे बड़े सवाल जो कि एसआईटी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, और विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। सवाल ये भी उठ रहा है, चूंकि हम सोशल मीडिया को भी देख रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये बचाने की कोशिश की जा रही है, एक तरीके से अपने लोगों को, पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के भी कुछ इस तरह की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन जो सवाल व्यवस्था पे उठ रहे थे उनका क्या एसआईटी की ये जो अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये साफ करती है कि अगर उन्होंने अपनी पिस्टल से ही गोली चलाई है, खुद आत्महत्या की है, तो कई सवाल अब उठते हैं। क्योंकि इस मुद्दे को आधार बना के विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था, कानून व्यवस्था को आधार बना के सरकार को घेरा जा रहा था कि कैसे व्यापारियों को मारा जा रहा है, कैसे उनको पुलिस अधिकारी उनके साथ मिले हुए हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे थे। बिल्कुल, तो क्या इस मुद्दे पर, इस पूरे मामले में लीपापोती हो रही है? क्या सच को छिपाया जा रहा है? ये वो बड़े सवाल, क्योंकि जो तमाम चीजें सामने अब निकल कर आ रही हैं उससे सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि बताया जा रहा है जांच में कि खुद गाड़ी के अंदर जो है पिस्टल चली है और पिस्टल बहुत करीब से चली है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि खुद इंद्रकांत त्रिपाठी ने खुद को गोली मारी है। और अगर इंद्रकांत त्रिपाठी को आत्महत्या करनी ही थी तो उन्होंने ये वीडियो क्यों बनाया, और उस वीडियो में ये क्यों कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है या फिर मेरी हत्या करवाई जाती है तो उसके पीछे तमाम लोग होंगे? ये ऐसे बड़े सवाल हैं जिनसे लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं लीपापोती हो रही है। पुलिस को बचाने की कोशिश की जा रही है, अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर लगातार इंद्रकांत त्रिपाठी जो है सवाल खड़े कर रहे थे। तो एसआईटी ने क्या कुछ खुलासा किया है वो हम आपको पहले बता देते हैं। उनका कहना है कि अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी है इंद्रकांत त्रिपाठी ने। मानसिक तनाव से गुजर रहे थे इंद्रकांत त्रिपाठी और इंद्रकांत की कार की पिछली सीट में धंसी थी गोली। ये तमाम जो बड़ी बातें हैं ये कही हैं एसआईटी की टीम में, ये तमाम बातें जांच के दौरान बताई। गले को भेदते हुए कार की सीट में जो गोली है वो धंस गई थी। और ये भी बड़ी बात है मोनिका कि अगर वो व्यापारी खुद को अगर आत्महत्या कर रहा है तो गले में गोली मारी गई है। आप ये देखिए, ज्यादातर होता ये है कि इंसान अपने दिमाग के आसपास पिस्टल को रखता है ताकि वो बच्चे एक पल में खत्म हो जाए। वो इस तरीके के आए दिन जो सुसाइड के मामले आते हैं उसमें ये होता है, लेकिन ये थोड़ा सोचने का विषय है कि इंसान गले में गोली मार के खुद को खत्म कर रहा है। और यही वजह थी कि कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा, उसके बाद उन्होंने दम तोड़ा। और अब कई सवाल सिस्टम पे भी उठ रहे हैं, कई सवाल प्रशासन पे भी उठ रहे हैं। तो बिल्कुल, तो ऐसे में तमाम बड़े सवाल जो कि बताते हैं कि क्या यहाँ पर इस पूरे मामले में लीपापोती हो रही है। तो एसआईटी का खुलासा मर्डर नहीं सुसाइड है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। उनसे सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं। महेश कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व आईपीएस है। अश्विनी शाही जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और सपा नेता हैं फखरुल हसन चांद। इसी के साथ कांग्रेस के नेता विनोद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं महेश कुमार मिश्रा जी आपके पास आऊंगी, पूर्व आईपीएस हैं। आपने देखा एसआईटी का कहना है कि ये हत्या नहीं सुसाइड है, पुलिस का कहना है कि ये हत्या नहीं सुसाइड है। आप एज अ पूर्व आईपीएस क्या समझते हैं इस जांच से? आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। ये जो जांच आपने देखी होगी, पुलिस भी जांच कर रही थी, एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, एक ही बात कही गई है कि ये हत्या नहीं सुसाइड है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि इस केस में खासतौर से ये जो प्रकरण घटित हुआ महोबा में, और जिसमें कि त्रिपाठी जी की लाश मिली, शव मिला उनका, तो उनकी बॉडी पर फायर आर्म इंजरी है। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि वो फायर आर्म इंजरी है। दूसरी बात यह है कि अब ये इंजरी होमिसाइडल है, यानी उनका कत्ल किया गया है, उनका मर्डर किया गया है। दूसरा सुसाइडल है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, और तीसरा है एक्सीडेंटल कि वो गोली अचानक चल गई, वो एक्सीडेंटल फायर हो गया और वो लग गई उनके। तो तीन परिस्थितियां हैं यहाँ पर जी। हमें तीन परिस्थिति देखना पड़ेगा कि जो इंजरीज बॉडी पर आती है उससे हम ये तय करते हैं कि ये सुसाइडल है, होमिसाइडल है या एक्सीडेंटल है।
तो जहां तक एसआईटी का प्रश्न है, जो मैं आज पढ़ा है मैंने एसआईटी की जो अखबार में रिपोर्ट पब्लिश हुई है, अखबार में, न्यूज़पेपर में जी, तो उसमें उन्होंने कहा है, एडीजी साहब ने कहा है कि ये गोली उनकी पिस्टल से चली है। ये गोली उनकी पिस्टल से चली है। उन्होंने अभी क्लियर नहीं किया है कि वेदर इज होमिसाइडल, सुसाइडल और फिर एक्सीडेंटल। ये उन्होंने कहा है कि ये गोली उनकी पिस्टल से चली है। अब उनकी गोली उनकी पिस्टल चली है तो ये सुसाइडल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है और होमिसाइडल भी हो सकता है। अब ये आगे की विवेचना तय करेगी कि ये है क्या, ये होमिसाइडल है यानी कि उनका मर्डर हुआ, लोग आए और उन्हीं की पिस्टल से उनका मर्डर कर दिया। यदि देखिए ऐसा है कि वेपन उनकी गाड़ी में उस समय शायद रिकवर नहीं हुआ क्योंकि वहां पर कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है, जैसा कि मैंने पढ़ा अखबारों से कि वहां पर कोई आई विटनेस नहीं है। जब गोली चली है तो उस समय कोई ऐसा आदमी वहां मौजूद नहीं था जो इस घटना को देख रहा होता, मौजूद होता। तो अब ये उनका शव पड़ा मिला है, कोई गांव है वहीं आसपास, उनका शव उनकी गाड़ी में मिला है, इसकी सूचना दी गई है, इत्तला दी गई है। लेकिन सर मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि क्या ऐसा होगा कि कोई शख्स जो खुद वीडियो बना रहा है, जो कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मेरी हत्या हो सकती है, बाकायदा अधिकारी का नाम ले रहा है, क्या वो खुद सुसाइड करेगा? क्या इस एंगल से इसे देखा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अब वीडियो बना रहा है और वीडियो में वो करप्शन चार्जेस लगा रहा है, पुटिंग द चार्जेस, वो जो आरोप लगा रहा है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, और उसमें ये भी जाहिर कर रहा है, ये भी एक आशंका जाहिर कर रहा है कि मेरी हत्या हो सकती है। दोनों चीजें हैं उस वीडियो में कि एक तो उसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि एसपी ने मुझसे रिश्वत की मांग की जी, दूसरी बात यह कि एसपी ने मुझे धमकाया, यदि आप मुझे रिश्वत नहीं देंगे तो इन चुनाव में भुगतना पड़ सकता है आपको। तो ये दोनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये विवेचना के दृष्टिकोण से भी ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि उसके बाद वो उनको इलाज के लिए ले जाया गया, उनका रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में इलाज हुआ। कानपुर के उस इलाज के दौरान यदि वो होश में आए होंगे तो उनका मृत्यु पूर्व बयान भी दर्ज हुआ होगा, उनका जिसे हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं एविडेंस एक्ट में, वो भी हुआ होगा। यदि वो होश में आए होंगे तो, यदि वो कोमा में रहे होंगे थ्रू आउट और उसके बाद डेथ हो गई उनकी, और वो लास्ट, ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यदि वो लास्ट वीडियो है तो, और उसके बाद यदि उनका कोई इंसिडेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, नंबर एक। ठीक है। नंबर दो, ये घटना जो है, इसमें इस घटना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, एसपी के विरुद्ध आरोप लगाना और आशंका व्यक्त करना कि मेरी हत्या हो सकती है, तो इस सिचुएशन में थोड़ी सी संभावना कम हो जाती है कि वो आदमी खुद अपने गोली मार ले। इसकी संभावना कम हो जाती है जी। एक्सीडेंटल तो हो सकता है, या तो होमिसाइडल हो, या तो उसने मर्डर कर दिया, या एक्सीडेंटल हो सकता है, लेकिन इस बात की संभावना कम हो जाती है कि उसने सुसाइड कर लिया हो। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था। ठीक है, फखरुल हसन, आपकी प्रतिक्रिया एसआईटी की जो आज इस पे रिपोर्ट आई है व्यापारी की हत्या पे, इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों की पालनहार बनी हुई है। ये वो सरकार है जिसमें अगर कोई अधिकारी इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना देता है तो दूसरे दिन वो सस्पेंड कर दिया जाता है। ये वो सरकार है जिसमें एक व्यापारी अपनी गुहार लगाता है कि उसके ही जिले का एसपी उससे रंगदारी मांग रहा है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है और ये एसआईटी की एक जांच कमेटी बैठा दी जाती है जो बगैर एसपी का बयान लिए, बगैर एसपी से पूछताछ किए अपनी रिपोर्ट पहले से ही, ऐसा लगता है कि पहले से ही ये बता दिया गया था कि आपको क्या करना है, बिना एसपी का बयान लिए, बिना एसपी से बात करे इन्हीं ने आत्महत्या बता दिया, हत्या को आत्महत्या बता दिया। एसपी कहते कि मुझे कोरोना हो गया, अभी उनसे पूछताछ भी नहीं हुई है, उससे पहले ही इनकी रिपोर्ट भी मीडिया में लीक हो जाती है, या यूं कहा जाए कि लीक करा दी जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों की पालनहार बन चुकी है। इस सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, इनकी जांच एजेंसी से कोई उम्मीद नहीं है। हम इस घटना की, पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ठीक है, अश्विनी शाही, क्या लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है? क्या प्रशासन जो है पूरी तरीके से जो बड़े अधिकारियों पे इल्जाम लगाया था उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है? विपक्ष का ये सीधा आरोप है। राजेश जी, देखिए, इतना गंभीर विषय आपने उठाया है और हमारे पूर्व आईपीएस महोदय ने इसको एक एक करके आपको बताया संजीदगी से कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये पुलिस की जांच है, अभी जांच में किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भेजी है, अभी उसमें क्लीन चिट किसी को नहीं दी गई है, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि रिवॉल्वर की गोली उनके गले में लगी है और उनकी कार के पीछे हिस्से में पाई गई है।
क्योंकि वेपन वहां पर बरामद जो है पुलिस ने नहीं किया है, वहां से कोई प्रथम दृष्टया दो लड़के जो है वो वेपन उठाकर इनकी मृतक की पत्नी को देकर आते हैं, तो वहां पर पुलिस को बरामद नहीं हुआ। लेकिन अभी देखिए फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट और एसआईटी की रिपोर्ट ये इंगित करती है कि ये आत्महत्या है, लेकिन अभी कहा नहीं गया है, कुछ कहा इसमें अभी किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है और किसी का जो है कोई अभी इसमें नाम नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे सपा के साथी ने कहा, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अखिलेश जी के जमाने में एक नारा लगता था, अखिलेश का चमत्कार, लूट, हत्या और बलात्कार। ये उस पार्टी के सदस्य हैं जो हर चीज में एक मीन और लेख निकालने का काम करते हैं। उनका कहना है कि ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी और सपा की बराबरी करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी ने इनके दलों के नहीं, इन पूरे प्रदेश के गुंडों के नाक में नकेल कसने का काम किया है। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक आज जो है पनाह मांग रहे हैं। उनके करोड़ों अरबों की संपत्ति, इस समय संगठित अपराधियों की संख्या नगण्य हो गई है। माननीय योगी जी ने जो नारा दिया था कि प्रदेश में रहना है तो रहो, या तो जेलों में रहो या अपराध छोड़ दो, आज वही हो रहा है। कोई अपराधी संगठित अपराध लेकिन नहीं कर रहा है। अश्विनी शाही, विपक्ष का एक वैलिड पॉइंट तो ये है कि जिस अधिकारी पे व्यापारी आरोप लगा रहा था उससे पूछताछ तक नहीं हुई, और अब एक तरीके से अगर आत्महत्या ये अब तक कहा जा रहा है, जैसी तस्वीर सामने आ रही है, अगर ऐसा होता है तो फिर एक तरीके से पहले क्लीन चिट उनको दे दी। पूछताछ तो होनी चाहिए था ना उस अधिकारी से भी। एक राजेश जी, क्या विपक्ष को बताकर पुलिस अपनी जांच करेगी या विपक्ष को एक एक पन्ने का ब्यौरा सौंपेगी? जिस नहीं देना पड़ेगा, ये लोकतंत्र है, ये आपकी तानाशाही नहीं है। वहां पर जवाब है कि नहीं हुआ, आपको भी बताना पड़ेगा, जनता को भी बताना पड़ेगा। बचेगा, देखिए राजेश जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बचेगा कोई नहीं। वो आईपीएस हो, वो मंत्री हो, वो नेता हो, ये दूसरी सरकार नहीं है। कोई भी होगा, हाँ, निर्दोष फंसेगा नहीं और दोषी को कोई बचा नहीं सकता। कोई नहीं है जो बचा सकता है। ठीक है, अभी भी राजेश जी मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा। ठीक है, विनोद सिंह, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पे? चूंकि आप लोग कानून व्यवस्था को व्यापारी की हत्या के बाद से लगातार आधार बना के सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब कहानी उलट नजर आ रही है। देखिए, बचाते बचाते शाही जी कह गए। इन्होंने कहा बचेगा कोई मंत्री और नेता भी नहीं। इसका मतलब इस तरीके की संगठित संरक्षण का जो प्रशासन को मिला हुआ है, और मैंने एक उदाहरण दिया, इसको नजीर न माना जाए। योगी सरकार में कोई नहीं बचेगा, मेरा कहने का तात्पर्य ये था, और अपने अल्फाज को मेरे मुंह से न निकलवाया जाए। माननीय कांग्रेस के मेरे भाई हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा। कम है। अब मेरी सुन लीजिए। देखिए, इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ऐसी संभावना बिल्कुल कम है। जब कोई आदमी भयभीत होता है, प्रशासन से होता है, जिले के पुलिस के मुखिया से होता है, तो कोई कारण ऐसा बनता नहीं है कि वो खुद आत्महत्या करे। हाँ, ये थ्योरी भारतीय जनता पार्टी की थ्योरी, एसआईटी की थ्योरी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो स्टाइल है, जो क्रोनोलॉजी है, ये थ्योरी वहां पर फिट होती है। क्योंकि कोई भी जनता कितनी परेशान हो जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाए, लेकिन ये लोग अपनी डबली, अपना राग जो बेसुरा सुर निकालते हैं और देश की जनता को परेशान, मजबूर और बेचुत करने पर छोड़ दिया है। व्यापारियों से भारतीय जनता पार्टी जनता तो लेगी, उनका वोट से खुशी तो हासिल करेगी, लेकिन अपने ही पुलिस अधिकारियों से, अपने ही प्रशासन से उनसे धन वसूली करने का और हत्या कराने का काम करेगी। ये सवाल बनता है आज व्यापारियों में असुरक्षा का कैसा? भाई विनोद जी, अभी जांच पूरी नहीं हुई है। ये आप लोग मीडिया क्यों करते हैं? आपकी सरकार महाराष्ट्र में आज तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिला नहीं पाई। मुंबई की पुलिस देखिए क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस की तुलना अपनी सरकारों से मत करिए। आज के 3 महीने से ऊपर हो गए, आज के दिन में सुशांत सिंह राजपूत का कुछ नहीं हुआ। सारी मुंबई पुलिस उद्धव ठाकरे और आपकी सरकार की आपूर्ति में लगी रही, और आप लोग जो है इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं जो हो रही है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को शर्मसार करने का काम कर रही है। ठीक है विनोद जी, एसआईटी का कहना है कि ये मर्डर नहीं आत्महत्या है, पुलिस का कहना है कि ये आत्महत्या है। आपके हिसाब से अब इस केस में आगे क्या होना चाहिए? अगर आप संतुष्ट नहीं है इस जांच से और इस जवाब से, तो आपके हिसाब से अब इस केस में आगे क्या होना चाहिए, बताइए। देखिए, आप हम सब इतना जानते हैं, अनुभव कहता है, अगर
प्रदेश की सरकार और प्रशासन ये चाहे जाएगा कि इस घटना को क्या रूप देना है तो वो कर लेगा। और ये सरकार तो वैसे भी सत्ता और दम और नशे की सरकार है, इससे तो आप कोई सवाल, कोई तर्क संगत सवाल, साक्ष्य संगत सवाल तो कर ही नहीं सकते हैं, ना इनसे अपेक्षा कर सकते, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये जो चाह रहे हैं वही का बना रहे, लेकिन किसी भी आम सजग व्यक्ति को, शिक्षित व्यक्ति को, व्यवहारिक व्यक्ति को ये थ्योरी उनके गले के नीचे नहीं उतरती है। जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा की मांग करता है वो कैसे अचानक आत्महत्या कर लेगा? इसका मतलब इसके पीछे खेल है जिसको आप छुपाना चाह रहे हैं, दोषी को आप शय देने का काम कर रहे हैं और ये संदेश देना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर आवाज उठाए क्या उसका अंजाम क्या होगा। ये सवाल राजेश जी समझना पड़ेगा। ये लोकतंत्र में व्यापारी हो, विपक्षी दलों के नेतागण हो या कोई भी स्वच्छ और स्वच्छंद विचारों का व्यक्ति हो, कितना भी सम्मानित व्यक्ति हो, अगर सरकार से सवाल करेगा, सरकार से सुरक्षा की अपेक्षा करेगा तो बदले में सरकार उसकी हत्या कराने का काम करेगी। ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं होता है कभी। ठीक है अश्विनी जी, देखिए आप जनता के नुमाइंदे हैं, विपक्ष आप पर इतने गंभीर आरोप लगा रहा है, क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, विपक्ष गंभीर आरोप लगाना हमारा जवाब देना काम है। मैं अपने कांग्रेसी मित्र से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में एक एक्टर की हत्या होती है, उसको आत्महत्या साबित करने में पूरा पुलिस महकमा और वहां की सरकार लग जाती है, उसके बारे में हमारे कांग्रेसी मित्र क्या कहेंगे? जो आज 3 महीने तक उसमें कुछ नहीं हो पाया, पूरा पुलिस महकमे ने सारे सबूत हटा दिए, सारी चीजें हटा दी, तो आज आप इनके गृह मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो वो नहीं जवाब देते हैं। तो आप बताइए, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में वो चीजें नहीं है जो महाराष्ट्र में ये लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी एसआईटी ने, मैंने पहले ही कहा कि एसआईटी ने अभी किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, सिर्फ ये है कि अभी संभावनाओं पर जांच हो रही है, एक रिपोर्ट सौंपी जा रही है कि इसमें ऐसा ऐसा हुआ है, किसी को क्लीन चिट अभी नहीं मिली है। और ये लोग जिस हिसाब से महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, उस चीज को यहाँ पर थोपना चाहते हैं। जी राजेश, एक सेकंड महेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक शख्स खुद अपना वीडियो बनाता है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो कहता है कि मेरी जान को खतरा है, बकायदा नाम लेता है एक अधिकारी का। अब एसआईटी उस अधिकारी से अब तक पूछताछ नहीं करती और एक विजन बनाया जा रहा है कि गोली उनकी पिस्टल से चली है, मतलब उन्होंने ही चलाई होगी, सुसाइड किया होगा, इस तरीके की एक तस्वीर सामने आ गई। तो क्या उस अधिकारी से पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी पहले? देखिए, ऐसा है कि वो अभियुक्त हैं। हाँ, वो जो वो अभियुक्त हैं, पाटीदार अभियुक्त हैं, पाटीदार तो जिनका वो नाम ले रहे हैं, जो मृतक हैं त्रिपाठी जी, वो भी अभियुक्त हैं उसमें। तो इसमें अभियुक्त से पूछताछी होना वो कोई आवश्यक नहीं है किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, क्योंकि देखिए घटना स्थल बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी होता है। घटना स्थल को बारीकी से देखना, घटना स्थल अपने आप बोलता है कि क्या हुआ यहाँ पर, झगड़ा हुआ, झंझट हुआ, गोली चली, किसने चलाई, वो अपने आप बोलता है। तो घटना स्थल पर पहुंचना इस सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इस घटना स्थल की है कि घटना स्थल पर पुलिस पहुंची, उन्होंने गाड़ी देखी, गाड़ी में पड़ा हुआ शव देखा, वो या उनकी घायल अवस्था में उनको देखा और उसके बाद उनको रेजिडेंसी अस्पताल ले जाया गया। गाड़ी में क्या मिला, क्या नहीं मिला, पिस्टल कहाँ गई, ये सब चीज, उस समय पिस्टल क्यों नहीं मिली, जब गाड़ी की तलाशी हुई तो उस समय पिस्टल कहाँ गई थी, पिस्टल, क्योंकि पिस्टल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। वेपन जो है, जिस वेपन से गोली चलना बनाते हैं, वो एसआईटी इसको जोड़ रही है। एसआईटी कह रही है जो शरीर पर घाव मिले हैं वो घाव की गोली से चले हुए मिले हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर बोर होता है, एक गाड़ी का चाहे एक वेपन का चाहे 32 बोर की हो चाहे 12 बोर की हो, तो वो वेपन जो इंजरी है वो बता देते हैं कि किस वेपन से इंजरी आई है। तो केवल एसआईटी ने उस इंजरी को ये जोड़ा है कि साथ जो जिस वेपन इनके पास था उससे टैली करती है। ये इतनी बात एसआईटी ने अपनी बात कही है। लेकिन अब मैंने आपको जैसा बताया कि इट इज सुसाइडल, इट इज एक्सीडेंटल, इट इज होमिसाइडल, या मर्डर करके उनको चोट पहुंचाई गई, या एक्सीडेंटल चल गई, उनके हाथ से चल गई, या सुसाइड कर लिया, ये भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये आगे के इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होगा। अब रही, क्योंकि अब ये तो पूछा नहीं जाएगा, ये तो हम तय करेंगे कि उस समय मुलजिम कहाँ था जी, उस समय जो अभियुक्त कहाँ थे, क्योंकि इसमें कोई आई विटनेस अकाउंट नहीं है। जो मेरी अब तक जो जानकारी है उसमें यह है कि प्रत्यक्ष दवा नहीं है जिसने अपनी प्रत्यक्ष अपनी आंखों देखा हो ऐसा करते हुए।
नामजद रिपोर्ट जरूर हुई है उनकी, उनको अभियुक्त बनाया गया है, अभियुक्त है वो। तो इसमें दो चीजें देखनी हमें कि एक तो उन्होंने करप्शन के चार्जेस एसपी के ऊपर लगाए हैं त्रिपाठी जी ने। दूसरा उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि यदि मैंने इनकी मांग पूरी नहीं की जो ये मुझसे मांग कर रहे हैं तो मेरी हत्या हो सकती है और मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। यदि मुझे कोई चोट भी पहुंची तो इसकी जिम्मेवारी एसपी की होगी, ये ऐसा वो वीडियो में वो कह रहे हैं। ठीक, ऐसी वो आशंका जाहिर कर रहे हैं जी। उसके बाद वो घायल अवस्था में मिलते हैं, घायल अवस्था मिलने के बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता कानपुर, और कानपुर में इलाज के दौरान फिर इलाज होता, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, देखिए इन्वेस्टिगेशन का सवाल उठना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि पुलिस ही एसआईटी है और पुलिस ही इसमें मुलजिम है कि अभियुक्त जो है, जो मेन अभियुक्त है, जिसको भी एक रसूख वाला अधिकारी जो शीर्षक अधिकारी जिले का, वो उसमें मुलजिम बन चुका है। तो अब कोई भी यदि आम आदमी है तो उसके दिमाग में, उसके जहन में यही बात उभरेगी कि साहब पुलिस तो इन्हीं की बात कहेगी, पुलिस तो इन्हीं का पक्ष लेगी, इन्हीं को वो कहेगी कि साहब ये नहीं है मुलजिम और गोली अपने आप चल गई, ये एक्सीडेंटल हो गया। लेकिन हमारा मानना ये है कि इसमें एजेंट जो जांच एजेंसी कर रही है, इसमें एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी, मेरा एक सुझाव ये है कि इस एसआईटी में उस रेंज का, उस जोन का कोई भी अधिकारी नहीं रखा जाए। नंबर एक, यदि एडीजी वो है प्रयागराज तो एडीजी प्रयागराज उसी जोन के शीर्षक अधिकारी हैं। यदि वो जांच करते हैं तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया मन में आएगी, एक विचार मन में आएगा कि साहब ये शीर्षक अधिकारी है तो ये हो सकता है बचा ले। तो किसी भी और अधिकारी को नियुक्त कर दी जाए, चाहे एसपी रैंक के हो, चाहे डीआईजी रैंक के हो, आईजी एडीजी रैंक के हो, तो ये ऐसी एसआईटी में नहीं जाए, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी ले जाए, क्योंकि ये मामला खाली मौका देखने का नहीं है, ये मामला गोली चलने का, गोली चल के बॉडी में इंजरी होने का भी है। तो इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी उसमें शामिल है। और सर एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा था, आपका एक लंबा अनुभव रहा है प्रशासन में, क्या कोई शख्स जिसको अगर मान लीजिए अगर आत्महत्या ही करनी है तो क्या वो गले के आसपास अपनी गोली चलाएगा या दिमाग के आसपास ऐसी मौत चाहेगा जो एक झटके में हो जाए? क्योंकि उनके जहां गोली लगी वो कई दिनों तक तड़पते रहे, कई दिनों तक अस्पताल में रहे। देखिए ऐसा है, मैंने अपनी नौकरी के दौरान कई ऐसे वाक्य देखे जिसमें कि गोली आदमी ने अपने मारी और गोली मारने के बाद 1 साल तक कोमा में रहा, यानी उसने एक गोली नहीं 3 गोली मारी उनके सर में, और वो आदमी 1 साल तक कोमा में रहा। 1 साल कोमा में रहने के बाद उसकी डेथ हुई जी, 1 साल कोमा में रहने के बाद। तो ये कहना कि वो ऐसे एंगल से मारेगा, देखिए ये तो प्रोफेशनलिज्म हो गया, ये तो विशेषज्ञ है कि आदमी जानता है कि यहाँ गोली चला दूंगा तो यहाँ संभावना ज्यादा है। यदि सर पर रख के गोली चलाऊंगा संभावना ज्यादा है, गले पर रख के गोली चला दूंगा संभावना ज्यादा है, पेट में रख के चला दूंगा हो सकता है संभावना कम हो जाए, पैर पर चला दूंगा संभावना और कम हो जाएगी। तो वो जो गोली जो सुसाइड करता है वो कोशिश ही करता है कि कोई ऐसा वाइटल पार्ट उसका इंजर्ड हो जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। वो ये नहीं करेगा, हम टाइम गोली नहीं मारेगा। सुसाइड करने वाला, सुसाइड करने वाला मारेगा उनकी जगह जो वाइटल पार्ट है, चाहे अपनी सर में मारे, चाहे अपने गले में मारे, चाहे अपने हार्ट पर रख के सीधा दिल में मार दे, अपने जो हार्ट है जिस साइड में। तो मेरा अपना मानना ये है कि इस केस में उन्होंने अपना वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी, अब देखिए एक चीज और जरूरी है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो त्रिपाठी जी थे, इंद्रकांत त्रिपाठी जिनकी मृत्यु हुई है, जो कहा जाता है कि इनका हत्या कर दी गई, त्रिपाठी जी किस व्यवसाय में थे? त्रिपाठी जी लाइसेंसी थे उस व्यवसाय के। क्या वो बहुत बड़े एक संभ्रांत व्यक्ति थे वहां के? क्या एक बहुत बड़े नामचीन व्यापारी थे महोबा के? क्योंकि देखिए मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है से कि यदि कोई नामचीन व्यापारी है और यदि वो अपने व्यवसाय को पूर्णतः विधिक रूप से कर रहा है, विधिक रूप से, तो मैं नहीं समझता कि किसी एसपी की या किसी भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे डिप्टी एसपी हो, चाहे एसपी, वो उसको प्रताड़ित कर सके कि आप ऐसा करिए, जहां तक मेरा मानना है अपना। तो अब ये भी देखना जरूरी है, लेकिन जहां तक अब तथ्यों की बात है तो तथ्यों में इतना जरूर एसआईटी ने कहा है कि साहब ये जो इंजरी हुई है इनके, जिससे इनकी मृत्यु हुई है, ये इनकी रिवॉल्वर से चली हुई गोली है, बस इतना कनेक्ट किया उन्होंने। इसके बाद अब सवाल उठता है सुसाइडल है, एक्सीडेंटल हो सकती है, उनके पास वेपन रहा और ठीक है सर। फखरुल हसन, आप ये बताएं क्या इस जांच, ये जो जांच की जा रही है, इससे आप संतुष्ट हैं एसआईटी की जांच से? चूंकि इससे पहले भी आप लोग पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाते रहे हैं, कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं, अब जो तस्वीर सामने आ रही है उससे संतुष्ट है या किसी और तरह की जांच की मांग करते हैं? देखिए पहली चीज तो भाजपा के हमारे मित्र और मैं समझता हूँ अधिकारी आप बैठे हुए हैं, उनकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही, मैं नहीं समझ पाया वो क्या कह रहे हैं। हमने अपनी पहले ही बात शुरू में कहा कि हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है। ये गोली जो गले में लगती है और उनकी जो मौत है वो कुछ दिनों बाद होती है।
आखिर ऐसा कहाँ होता है कि मुझे अगर आत्महत्या करनी है तो मैं या तो पंखे से लटक जाऊंगा या गोली अपने सर पे मार लूंगा या हार्ट पे रख के मार लूंगा, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि अपनी तड़प तड़प की मौत के लिए कोई क्यों ऐसी आत्महत्या करेगा कि मेरी मौत तड़प तड़प के हो, मैं 4 दिन बाद और 5 दिन बाद मैं हॉस्पिटल जाके मरूं। मैं इस जांच एजेंसी पे, क्योंकि ये जांच एजेंसी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के कंट्रोल में है, उनके अधिकारियों के कंट्रोल में है, इसलिए हमें इस जांच एजेंसी पे विश्वास नहीं है। हम इस पूरी हत्याकांड की और रंगदारी के पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारी बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया हो रहा है, उनकी संपत्ति जब्त हो रही है। मैं पूछता हूं कितने माफिया हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र? आप जानते हो कितने माफिया हैं और आप कार्रवाई कितनों पे कर रहे हो? अरे उस कार्रवाई को, उस संख्या को आगे कब बढ़ाओगे? आखिर वो क्यों उन्हीं 2-4 लोगों तक ढूंढ के सीमित हो जा रही है? क्यों आगे वो आपके पूर्वांचल के और बनारस की तरफ नहीं बढ़ रही है? क्यों और दूसरे जिलों की तरफ नहीं बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ जो खड़ा हो जाता है, आपके दल में जो शामिल हो जाता है, वो अपराधी नहीं रह जाता है, वो सफायद पोश हो जाता है, वो आपके सर से धुल के बिल्कुल साफ हो जाता है। आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, आप कानून व्यवस्था की बात करते हो। आज उत्तर प्रदेश में ना खेती सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना छात्र सुरक्षित है। रोजगार की बात तो आप रहने दो, आप तो 5 साल संविदा की बात करते हो। तो उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था के नाम पे फेल है। अधिकारी मिलके इस सरकार को चला रहे हैं, जिस तरीके से आ रहे हैं, जिससे चाह रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं। कहीं अपहरण होता है तो पुलिस की मौजूदगी में ही अपहरण करता आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, बाद में उसकी लाश मिलती है, लाश भी नहीं मिलती है। ये इस तरीके की सरकार है जहां पे अब जब कोई पीड़ित किसी व्यक्ति से मिलने जाता है तो उसको मिलने नहीं दिया जाता है। हाँ। ये कैसी सरकार है? मैं पूछना चाहता हूं। बड़े आरोप लगाए समाजवादी पार्टी ने, बहुत बड़े आरोप हैं ये आपके ऊपर। जी राजेश जी, एक कहावत आपने भी सुना होगा कि सूप हंसे तो हंसे छरनियों भी हंसे, जिसमें 72 छेद। कहावत ही कहावत दीजिए, बड़ी बड़ी बातें कीजिए, बात करेंगे तो बड़ा हास्यास्पद माहौल खड़ा होता है। और मैं आपको आज हम लोग करने बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व IPS महोदय महेश जी इतनी बढ़िया चीज आपको बता रहे हैं, जो डायरेक्शन है, जो आपने बहस का मुद्दा रखा है। और इन लोगों के पास बेरोजगारी और इस अपराध और भ्रष्टाचार, ये आरोप लगाने का, चूंकि बेरोजगारी इनके शासन में थी, अपराध में मामले में नंबर 1 उत्तर प्रदेश में ये आपने तो सब मिटा दिया ना, बेरोजगारी मिटा दी, अपराध मिटा दिया। सिर्फ लखनऊ में 1 साल के अंदर हुए थे सपा सरकार में। ये एकदम एक विषय है। और मैं बताना चाहूंगा, जो अपराध की बात हो रही है, जो आरोपों का जवाब मैं देना चाहूंगा। 2016 में, उसके बाद 2016 में 3,38,954 मामले दर्ज हुए थे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 17 में सरकार आती है तो मामले बढ़ के हो जाते हैं 3,60,000 जो दर्ज किए जाते हैं, यानी कि मामले दर्ज हो रहे हैं, थानों में अपराध दर्ज किया जा रहा है। उसके बाद 2018 में 3,78,000, मामूली सा 1.3% की बढ़ोतरी हुई है। सपा की सरकार में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई थी, 166% की बढ़ोतरी हुई। कोई बता दे हमारे सपा के साथी कि रोड हेल्डअप की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी में कितनी हुई है? तो कोई सपा के साथी बता दे अपहरण की घटना कितनी हुई है? ये ठीक है। विनोद सिंह, सरकार के चश्मे से जब हम देखते हैं तो सब कुछ बेहतर नजर आता है, आप लोगों के चश्मे से देखते हैं तो खामियां ही खामियां हैं। भरोसा किस पे करें, क्या देखें हम? अब जो मौजूदा वक्त है, जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो अपराध हो रहा है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है, एक संदेश तो जा रहा है कि सरकार गंभीर है। देखिए, सरकार के चश्मे से सरकार केवल झूठ और जुमला दिख रहा है। सरकार के चश्मे से, अगर सरकार के चश्मे में पीड़ित शोषित व्यक्ति दिखता, आम लोगों में कानून व्यवस्था का माहौल बने, इसकी चिंता होती, तो ऐसी स्थिति नहीं है। गंभीर चर्चा आप करा रहे। देखिए राजेश जी, आप हो, विश्व जी हो, हम हो, या कोई साधारण व्यक्ति हो, कोई व्यवसायी हो, सबको एक अंतोगत्वा चाहिए ये कि प्रदेश में, उसके जिले में, उसके शांति का, कानून का राज स्थापित हो। हाँ। महिलाएं, बच्चे, विद्यार्थी सुरक्षित घर जाएं, सुरक्षित आए। आप सभी अपने बुद्धिजीवी हैं, अनुभवी हैं, दिल पर हाथ रख के कहिए, जो ऐसे अनुभव आ रही है, ऐसे खबरें आ रही हैं,
क्या हमको ये विचलित नहीं करती? जब देश में, प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हल होगा जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ जाएंगे और जब दोष मुख्य अभियुक्त पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लोग रहेंगे। क्या एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुलिस के डीआईजी पर आरोप नहीं लगाया कि 50-50 लाख में जिले बेचने का काम हो रहा है? क्या एक सीएमओ ने आरोप नहीं लगाया? वीडियो वायरल हुई, ऑडियो वायरल हुआ, उनके जिले के अधिकारी डीएम साहब ने कैसे उनको अपमानित करने का काम किया? तो आपकी कथनी और करनी में कितना स्पष्ट अंतर है। एक तरफ तो आप अपना दूसरा चेहरा दिखाते हैं कि हेल्थ वॉरियर्स के लिए हमने ये किया, और उस जिले के सबसे सम्मानित वरिष्ठ अधिकारी को आप जलील करते हैं, अपमानित करते हैं। और कोई सवाल आपके प्रशासन पर, आपके गवर्नेंस पर, आपकी सरकार पर, आपके नेताओं पर आता है तो आप एक कारण उसको गुमराह करने का, डाइवर्ट करने का तो आप विनोद भाई क्या ये कह रहे हैं कि जो पुलिस विभाग पे दाग लगा था उस दाग को हटाने का काम किया जा रहा है? आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा रहा। वो अगर फेयर तरीके से किया जाता तो देखिए उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी सतर्क जनता है, बड़ी विवेकपूर्ण जनता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोचे कि हम उनको गुमराह कर दे और लिपापोती करने से उनको समझा लेंगे, ये होने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता सच और गलत का अंतर कर लेती है और देख रही है लगातार किस प्रकार से ये अपने शासन का, अपने आपके माध्यम से। ठीक है, अश्विनी शाही आपको जवाब देंगे। अश्विनी शाही जी आप बोले, फिर मैं महेश जी के पास आऊंगा। जी राजेश जी, मैं आपके माध्यम से अपने कांग्रेस के भाई विनोद सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि जो बात ये यहाँ कह रहे हैं, इनको वो बात महाराष्ट्र में क्यों नहीं नजर आई जहां इनकी सरकार है? अरे महाराष्ट्र इनके कमिश्नर जाकर के दरवाजे पर और सारी रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। वो यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र की पुलिस भी सवालों के घेरे में थी, वहां पे भी जांच ठीक से नहीं हुई थी, तभी सीबीआई के पास मामला गया था। हालात यहाँ के भी वही हो रहे हैं, विपक्ष को यहाँ की पुलिस पे भी भरोसा नहीं है। राजेश जी अगर मैं आश्वस्त करता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर मिशनरी सही जांच नहीं करेगी तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 1 मिनट का समय नहीं लगेगा सीबीआई की जांच कराने में। ठीक है। अभी उनकी मिशनरी अरे ये सारे आरोप जांच करने में सक्षम है और बहुत बड़े बड़े मामले निपटाए गए हैं इसी सरकार में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस के लोग चाहे कोई विपक्ष के लोग आरोप लगाते वो होगा। अब 1 मिनट नहीं लगेगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी सीबीआई को देने में या किसी अधिकारी को। महेश जी सर आपसे एक चीज समझना चाहूंगा मैं कि पुलिस पे भरोसा करना बहुत मुश्किल हो रहा है मौजूदा वक्त में। हमने महाराष्ट्र में भी देखा, हम दूसरे राज्यों में भी देखते हैं। एक सेकंड आ रहा हूं मैं आपके पास, चांद भाई आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन सर आप ये बताएं कि पुलिस पे भरोसा किया जाए तो कैसे किया जाए? वही विभाग है, उसी विभाग के अधिकारियों पे ही आरोप लगता है, फिर वही क्लीन चिट देने का भी काम कर रहे हैं, तो ये भरोसा कैसे कायम होगा? क्योंकि यही भरोसा ना विपक्ष को है ना आम जनता को हो पा रहा है। देखिए, भरोसा काम होता है आचरण से। भरोसा यदि कायम होगा वो आचरण से कायम होगा। भरोसा कायम करने के लिए यदि हमारा आचरण ठीक है, यदि हमारा आचरण अच्छा है तो हमें किसी आवश्यकता नहीं किसी की सर्टिफिकेट की। भरोसा अपने आप कायम होगा और पब्लिक भी कायम होगी। दिक्कत क्या है पुलिस के साथ में आज की तारीख में? ये भरोसा इसलिए कायम नहीं हो पा रहा है कि हमारा संपर्क जो आम जनता है उससे टूट चुका है। हमारा संपर्क ये खाली ये 2-4 साल की बात नहीं है, ये पिछले करीब 15-20 साल की बात है कि हमारा संपर्क पब्लिक से टूट चुका है और आम जनता से टूट चुका है। हमारा संपर्क उनसे बन चुका है जो कि लाइजनिंग करते हैं, जो कि जिनको कि आप एक बड़ी मतलब एक सीधी सपाट भाषा में दलाल कह सकते हैं आप उसको। तो केवल यदि आप देखें कि थाने पर यदि कोई आदमी थाने पर कोई थाना दर्शाता है तो कोई भला आदमी उस इलाके का मिलने नहीं आता, उससे ये कहने नहीं आता कि साहब आप इस थाने पर आए हैं तो आपसे मिल जाए, आप इस इलाके के एक सम्मान व्यक्ति हैं, कोई हमारे लायक काम हो तो बताइएगा। भाई यदि आपके पास कोई अच्छा आदमी नहीं आ रहा है तो आप चले जाइए आपके पास में। यदि आपके पास इलाके का कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, आपके पास इलाके का कोई अच्छा व्यापारी नहीं आ रहा है, आपके पास इलाके का कोई अच्छा वकील नहीं आ रहा है तो आप चले जाइए उसके पास में, आप जाके मिल लीजिए ना उससे, उसको बुला लीजिए, उससे आप जाके मिल लीजिए। दिक्कत यही है कि हमारा जो संपर्क टूटा है इससे भरोसा टूटा है जी। संपर्क होता है, भरोसा होता है संपर्क से। यदि हमारा संपर्क बन जाएगा तो भरोसा करने लगेगा। और यदि संपर्क ही टूट गया तो कौन किसी भरोसा करेगा? जब वो हमारा व्यवहार देखता है कि हम अपने व्यवहार में इतने कटु हो गए हैं, हम अच्छी तरह से बोल नहीं सकते, अच्छी तरह से बैठा नहीं सकते, अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते किसी अच्छे भले आदमी से, भलादमी तो जाता नहीं, भलादमी क्या करेंगे, पहले जाके बेइज्जती होगी। महेश जी इस पूरे मामले में
जो एक चीज़ है किसी की गले नहीं उतर रही है वो ये है कि जिस पिस्टल से ये बताया जा रहा है कि खुद आशंका जताई जा रही है कि खुद को गोली मारी है इंद्रकांत त्रिपाठी ने, वो पिस्टल आखिर गई कहाँ और जो तमाम जो सबूत है वो वहाँ से गायब है। तो ये तमाम चीज़ें कुल मिलाकर किस और इशारा कर रही हैं? क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए ऐसा है कि घटना स्थल, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो सीन ऑफ अकरेंस है जहाँ पर घटना घटित होती है वो पुलिस के और इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, सबसे महत्वपूर्ण। जब वहां पर कोई भी अधिकारी पहुंचता है पुलिस का तो वो वहां पर घंटे 2 घंटे 4 घंटे व्यतीत करता है केवल इस बात के लिए घटना कैसे हुई। यदि इंद्रकांत त्रिपाठी घायल अवस्था में अपनी गाड़ी मिलते हैं तो यदि उनके शरीर पर गोलियों का निशान है, गोली का निशान है, तो ये पता लग जाता है कि ये वेपन से और कितनी दूर से चली है, पता लग जाता है कि कहीं 2 फीट से चली है या 6 फीट से चली है। ब्लैक नेम कैटरिंग 10 ऐसे उसमें लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं चोट में, जिससे ये पता कर सकते हैं कि ये उसने 2 फीट से मार ली, 1 फीट से लगी है, 6 इंच से लगी है, और 6 फीट के बाद क्या लक्षण होंगे ये भी उसमें आ जाते हैं कि 6 फीट दूर से मारी गई है। तो देखिए ऐसा है कि घटना स्थल पर पुलिस का पहुंचना, या घटना स्थल पर उच्च अधिकारी का पहुंचना और उनके शरीर पर चोटों का आना, फायर आर्म वेपन का होना, फायर आर्म वेपन न मिलना बाद में बताया जाता, जो मैंने रिपोर्ट से पढ़ा है, जो मैंने अखबारों से पढ़ा है कि शायद उनकी पत्नी को किसी ने दी और फिर वो शायद पुलिस के पास आई। अब देखिए इस पर फिंगरप्रिंट, यानी इतने इंपॉर्टेंट चीज की घटना है सब कि उस पिस्टल पर फिंगरप्रिंट्स भी होंगे, वो इंद्रकांत त्रिपाठी जी के थे या किसी और के थे। यदि किसी ने झपट के लेके उनके गोली मार दी मान लीजिए पास से, एक संभावना ये भी हो सकती है कि किसी ने लिया और गोली मार दी। यदि ये संभावना में लेकर चले तो हमें उस विवेचना में, मुझे जो लगता है तफ्तीश में और विवेचना में प्रारंभ से ही कुछ खामियां कमियां रही जिसकी वजह से। लेकिन ये बात जरूर है कि यदि फॉरेंसिक टीम इस एसआईटी की सदस्य होती, मुझे नहीं मालूम अभी तक कि इसमें कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट है या नहीं है, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट का होना बहुत आवश्यक था, जो कि एक टेक्निकल एडवाइस दे सकता था कि गोली कितनी दूर से चली, गोली का एंगल क्या है, ये सुसाइडल है, ये एक्सीडेंटल है, या ये होमिसाइडल, या मर्डर करने से गोली मारी है किसी। ऐसा नहीं है कि मर्डर नहीं हो सकता, किसी का दीवारों चिंजा मार सकते हैं उसके गोली और पास से मार सकते हैं उसके गोली, लेकिन ये आपको बता देगा कि ये होमिसाइडल है, ये गोली मारी गई है इसके, गोली अपने आप ही मारी है इसने, गोली मारी गई है इसके, और ये एक्सीडेंटल है कि ये अचानक अक्सर वेपन चल जाता। ठीक है महेश जी, आऊंगे आपके पास। फकरूल जी, जैसे कि महेश जी ने बताया और अश्विनी जी भी बोल रहे हैं कि अभी किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, अभी जांच जो है वो चल रही है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले आप अपना फैसला सुना रहे हैं, आप बता रहे हैं कि नहीं जी सरकार तो जो मिली हुई है और यहाँ पर तमाम तरह की लिपापोती हो रही है, अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जांच पूरी होने दीजिए। देखिए बिल्कुल इंतजार करना चाहिए था। हम तो पूछते हैं सरकार से कि आखिर एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है वो कैसे लीक हो गई, कैसे मीडिया में आ गई इस तरीके की जांच की, आपने उनको क्लीन शीट दे दी, आखिर मीडिया में ये लीक कैसे हुई? हम विपक्ष वाले गए थे इनके पास ये कहने कि आप रिपोर्ट को लीक कर दीजिए। आप किसी को बचाना चाहते हैं, आप एक मैसेज जो समाज में है वो देना चाहते हैं कि नहीं उन्हीं ने आत्महत्या की थी, खुद गोली मारी थी। आप जब एक स्टोरी पे काम करना चाहते हैं तो आप पे कौन विश्वास करेगा? इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार पे विश्वास नहीं है, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ये कोई भी जो व्यापारी है वो अपने गले में रख के गोली मार लेगा, अरे गोली मारनी तो जो माथे पर रख के मार लेता। इसी तरीके से यहाँ लखनऊ में एक एसआईटी एटीएस के अधिकारी हुआ करते राजेश साहनी जी, वो अपने ऑफिस में इसी तरीके से आत्महत्या करके बताया गया कि आत्महत्या कर ली, वो अपने कमरे में अपने ऑफिस में जो है मृत मिले थे। हमें तो आज उस पर भी विश्वास नहीं हुआ आज तक कि वो उस जैसा जाबाज अधिकारी जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए थे, वो कई अहम मुद्दों पे अहम चीजों पे काम कर रहे थे, वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो हमें उत्तर प्रदेश की सरकार पे विश्वास नहीं है। हम इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हमें उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी जांच एजेंसी पे विश्वास नहीं। ठीक है विनोद, क्या आपका भी यही स्टैंड है? चूंकि आपके भी कई वरिष्ठ नेता जब पीड़ित परिवार से मिलने गए तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया था, उस बात को लेकर भी आप लोगों ने बहुत आपत्ति दर्ज कराई थी। क्या आपका भी यही स्टैंड है कि भरोसा जो है वो नहीं है? देखिए राजेश जी, कहाँ कायम हो पा रहा, मैं ये सवाल आपके दर्शकों पर छोड़ता हूँ। गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस में यही अंतर है। यही घटना अगर एक व्यापारी ने पहले ही एक शंका जता दी कि ये अभियुक्त है, इनसे मेरी जान को खतरा है, तो अगर गुड गवर्नेंस की मिसाल इनको पेश करनी होती तो उनको क्या पुलिस सुरक्षा देने का काम नहीं करते, बल्कि अतिरिक्त सुरक्षा देके उनकी जान मारते। तो ये क्या संदेश देना चाहते? इनकी सारी करनी सामने है।
हर प्रकार इन्होंने हर घटनाओं के पीछे जो मंशा है उस पे सही स्पष्ट जांच तक नहीं पहुंच पा रही है, इनकी जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं। और मैं आपको बताऊं, एक उत्तर प्रदेश वासी के नाते हमको आपको शर्मिंदगी महसूस होती है जब इस स्थिति की, इस घटनाओं की बात में हम लोग बात करते हैं कि यह कैसा वातावरण है। वहां व्यापारी सुरक्षित नहीं, वही महिलाएं सुरक्षित नहीं, विरोधी दल के नेतागण सुरक्षित नहीं, कोई सम्मानित प्रतिष्ठित रिटायर्ड अधिकारी सुरक्षित नहीं। ये कैसा, कोई सवाल करने वाला सुरक्षित अपने आप को रह ही नहीं सकता। आप गुड गवर्नेंस की कौन सी मिसाल पेश करना चाहते हैं? क्या कर रहे हैं आप? लगातार आप ऐसी घटनाएं करते जा रहे हैं और लोगों को शांत करने के लिए विवश करने का काम कर रहे हैं आप, कि लोग आवाज लाए। लोकतंत्र में लोगों की आवाज, मिश्र जी ने बढ़िया कहा, लोकतंत्र में संपर्क, संवाद और समन्वय जब तक ये नहीं होंगे, इसकी मान्यता सरकार नहीं समझेगी तो सब कुछ इसी तरीके से बेमेल हो जाएगा, असुरक्षा का वातावरण बनेगा और जान माल की किसी की कोई गारंटी नहीं रहेगी। इनको समझना पड़ेगा, समन्वय और संपर्क जवाब ले लेते हैं आपका, को समझना पड़ेगा इनको। ठीक है अश्विनी जी, आपके पास आऊंगी। आखिर लगातार क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि प्रदेश की जो नौकरशाही है, जो तमाम अधिकारी है, उन पर ही उल्टा सवाल खड़े हो रहे हैं जब जांच होती है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या नौकरशाही बेलगाम है प्रदेश की? नहीं, देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ नौकरशाही बेलगाम है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो इस तरीके के कामों को अंजाम दे रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी सरकार में हुई है। जैसा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मृतक के मोबाइल में एक, आपको भी छूट गया था बीच में, कि मृतक के मोबाइल में एक वीडियो और मिला है जिसमें वो अपने आप को गोली मारने की भी बात कर रहा है। रिवाल्वर की जहां तक उसके पिस्टल की बात है, वो दो लड़के हैं, उनका रविंद्र और अंकुश नाम है उनका, वो उठाकर उनकी पत्नी को किसी के, उनके पार्टनर के द्वारा भिजवाते हैं उनकी पत्नी के पास। तो अभी भी इन सब चीजों पर जांच चल रही है और जो जांच करने वाले हैं वो उच्च अधिकारी हैं एसआईटी में, उनके ऊपर कोई सवाल अभी नहीं उठे हैं। बाकी अगर कहीं भी, पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो नोएडा के डीएम साहब हो, कुछ गड़बड़ कर रहे थे, वहां से उनको हटाने का काम किया गया, या 2 दिन में एक आईएएस को और इनको जो है हटाने का काम किया गया, तो आरोप लग रहा कानपुर में जो घटनाएं हुई वो सब जेल में है और बाकी लोग के खिलाफ हटाने के बाद जांच चल रही है। तो पूरे प्रदेश में आज योगी जी जो है पूरे अपने फॉर्म में है, एक्शन में है। पहले दिन से 2017 से इतना बिगड़ा हुआ प्रदेश था, इतना गंदा हो चुका था कि इसकी सफाई करने में समय लगता है, टाइम लगता है और धीरे धीरे हर चीज पर राजेश जी और आने वाले दिनों में आपको साफ सुथरा बहुत सी चीजें नजर आएंगी, सिस्टम भी साफ होगा और सारे लोग जो है एकदम बेहतर तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं और बहुत विश्वसनीय मतलब मजबूती से कहना चाहूंगा कि देखिए, भ्रष्टाचार हो या अपराध हो, एकदम समूल नष्ट करने की बात कोई भी करता हो बेमानी है, लेकिन उसको एकदम तह तक जाकर उसको खत्म करना, मतलब समझ लीजिए कि उसको निष्क्रिय करना, ये सबसे बड़ी सफलता होती है। मैं ये कहना चाहूंगा। ठीक है महेश जी, सर आपसे मैं थोड़ा सा हटके ये चीज जानना चाहूंगा कि पुलिस पे भरोसा आम लोगों को भी नहीं है। सबसे पहले जब भी कोई आपराधिक वारदात तो किसी शख्स के साथ होती है तो वो चौकी थाने में जाता है, वहीं पे उसका सामना दारोगा से या चौकी इंचार्ज से होता है। निराशा कई बार उसको हाथ में लगती है, कभी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कभी कोई दूसरा मामला। तो सर अगर हम सिस्टम में सुधार की गुंजाइश को रखते हैं तो ये ऊपर से शुरुआत इसकी होनी चाहिए या नीचे से पहले चौकी थानों से इसको किया जाए? देखिए, इसकी शुरुआत होती है ऊपर से। यदि जिला है तो जिले में एसपी का प्रभार, एसपी की जिम्मेवारी है कि उसके जो अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी है वो कैसे व्यवहार करेंगे। यदि वो एसपी बिल्कुल कॉन्शियस है और यदि एसपी जागरूक है और यदि एसपी सख्त है कि वो दुर्व्यवहार नहीं होगा किसी सामने पर, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि दुर्व्यवहार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और यदि एसपी दिलचस्पी नहीं ले रहा, एसपी को कोई दिलचस्पी नहीं है, तो दुर्व्यवहार होगा, जो भी जैसा भी चाहे वैसा होगा। तो इसलिए एसपी का सख्त होना और एसपी का व्यवहार कुशल होना बहुत आवश्यक है, ताकि वो अपने अधीनस्थों को मैसेज दे सके, संदेश दे सके कि भाई साहब आप आम आदमी से अच्छी तरह पेश आइए। और यदि आम आदमी से आप अच्छी तरह पेश नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई होती दिखनी चाहिए लोगों को। महेश जी, थाने में दिक्कत ये है जी,
महेश जी, आप भी देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। जो भी अगर अधिकारी किसी गलत काम में संलिप्त नजर आ रहा है, भ्रष्टाचार में अगर संलिप्त नजर आ रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और बड़े स्तर पर हो रही है, तबादले हो रहे हैं। क्या कारण है कि इसके बावजूद भी इस तरह के मामले फिर निकलकर सामने आ रहे हैं? आखिर क्यों अधिकारियों के अंदर डर नहीं है किसी प्रकार का? देखिए, ऐसा नहीं है, अधिकारियों में डर नहीं है या अधिकारियों में खौफ खत्म हो गया है। ये कुछ अधिकारी हो सकते हैं, मैं सारे अधिकारियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ अधिकारी हो सकते हैं कि जो जिनके मन में कोई खौफ ना हो, कोई गलत कार्य करने का डर ना हो। लेकिन मैं बता दूं आपको, अधिकतर अधिकारी अच्छे हैं, अधिकतर अधिकारी विधि पूर्वक काम करने वाले। लेकिन पुलिस के सामने दिक्कत क्या है कि पुलिस दो तरह के दबाव झेलती है। एक तो दबाव झेलती है ऊपर से और एक दबाव झेलती है साइड से, जैसे आप हॉरिजॉन्टल प्रेशर कहते हैं, और एक वर्टिकल प्रेशर कहते हैं, ऊपर से झेलती है वो। तो यहाँ पर पुलिस के साथ दिक्कत ये आ गई है कि पुलिस किसका आदेश माने। यदि पुलिस ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, पुलिस तो यदि आदेश नहीं माने, यदि पुलिस किसी सही काम को गलत काम करने से मना कर दे और एसपी स्ट्रिक्टली मना कर दे, तो एसपी ये जान लीजिए कि एसपी का भविष्य अधर्म है, बिल्कुल ये जान लीजिए आप, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे किसी सरकार हो। हमें ये तय करना होगा कि एसपी को हमें संबल देना होगा, हमें अपने थानाध्यक्ष को संबल देना होगा। थानाध्यक्ष को संबल देने वाला एसपी होता है, ताकत देता है। और जब कभी भी यदि कोई अच्छी तरह से कोई जिला अच्छा चला है, तो आप ये मान लीजिए तो जिले में एसपी भी अच्छा है, थानाध्यक्ष भी अच्छा है। ठीक है, दो ही ऐसी रैंक है जिनमें की ताकत होना बहुत जरूरी है। यदि इनको ताकत विहीन कर दिया, यदि इनको हमने बिल्कुल शक्ति विहीन कर दिया इन दो इंस्टीट्यूशन को, तो आप समझिए कि बहुत खराब दिन देखने होंगे, तय है आने वाले दिनों। ठीक है, फखरुल हसन जी, सिस्टम को मजबूत करना होगा, बिल्कुल सिस्टम को मजबूत करना होगा और एक भरोसा कायम करना होगा, ताकि आम लोग पुलिस प्रशासन पे, अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे, दारोगा पे या चौकी इंचार्ज पे भरोसा कर सके, सिपाही पे भी पूरा भरोसा हो। ये भरोसा कायम करना होगा निश्चित रूप से। जी फखरुल हसन, वक्त की कमी है, मैं एक एक करके आपसे फाइनल कमेंट चाहता हूं आप पे इसका। देखिए, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार में एक अधिकारी हुआ करते थे नोएडा में, उन्हीं ने कंप्लेन की थी कि कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जाते हैं, कैसे उसके बाद उस अधिकारी को साइडलाइन किया गया, कैसे उस पर कार्रवाई की गई। पूर्व डीजीपी पे आरोप बाद में लगते हैं, वही जांच एजेंसी कहती है कि इनको जो पेन ड्राइव दी गई थी, ओरिजिनल पेन ड्राइव ना देके उन्हीं ने कॉपी वाली पेन ड्राइव, उसमें एडिटिंग करके उस पेन ड्राइव को दिया। तो हम कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में अधिकारी ईमानदार नहीं है, बहुत से अधिकारी ईमानदार है, लेकिन इस सरकार को ईमानदार और काम करने वाले अधिकारी नहीं पसंद है। इस सरकार को जो सरकार की लेपापूर्ति करने वाले अधिकारी, सरकार के आगे पीछे घूमने वाले अधिकारी, उस तरीके का अधिकारी पसंद है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आज जो अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसकी देन यही है क्योंकि योगी जी समझ नहीं पा रहे हैं। वो उन अधिकारियों से गिरे हुए हैं जो अधिकारी सिर्फ जय जयकार करने का काम करते, काम करने का काम नहीं करते। उनको तस्वीर जो दिखाई जा रही है वो उत्तर प्रदेश की तस्वीर नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराध अपने चरम पे है और योगी जी इसको जब तक समझ नहीं पाएंगे। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे, फाइनल कमेंट आपका। अब मैं सरकार में 3 साल 8 महीने हो गए, अब आपको कितना समय चाहिए परिवर्तन के लिए? अरे मैंने तो मान लिया कि समाजवादी सरकार में सब कुछ था, भ्रष्टाचार का, अपराध सारे, आपको तो जनता ने चुना था ना अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। 3 साल 8 महीने की सरकार में आपने क्या किया? आज लगातार विनोद सिंह फाइनल कमेंट सब हो रहा है। ठीक है सर। राजेश जी, लगातार जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और जन सुनवाई को अहमियत देते हुए जनता के कल्याण के लिए, जनता की जान माल की रक्षा के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था इनको बनानी चाहिए। और अब ईमानदारी से क्या चुनौतियां हैं प्रदेश की, गवर्नेंस की, उसको स्वीकार करने का समय है। ठीक है, बिल्कुल ये समय उन्हें स्वीकार करने के ऊपर जा रहा है। हाँ, अश्विनी शाही, बहुत शॉर्ट में सर, वक्त बहुत कम है मेरे पास, आप आश्वासन दीजिए प्रदेश की जनता को भी और विपक्ष को भी कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, किसी के साथ गलत नहीं होगा। राजेश जी, मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा कि जो भी दोषी है वो बचेगा नहीं, चाहे कोई भी हो, और कोई निर्दोष फंसने नहीं पाएगा। ये सरकार उस मोटो के साथ काम कर रही है। जहां तक रहा इस मुद्दे का सवाल, अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, अभी जांच चल रही है, किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है, मैं दोबारा कह रहा हूं। और ये सरकार वो नहीं है कि पुलिस अधिकारी
वैसे आप ही लोगों के माध्यम से फोटो वायरल होती थी। सपा के साथी से कहना चाह रहा हूँ, हाँ। एक पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री के पैरों में बैठते थे। नहीं, वो ठीक ये है, अब तो सरकार आप नहीं है, माननीय योगी जी ऐसे बहुत से ऐसा फोटो नहीं योगी करते जी हैं। अब बट के बाद आप बस उन्हें आश्वासन आप दे रहे हैं कि कोई दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, बेगुनाह को कुछ होगा नहीं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। महेश कुमार जी आपका, अश्विनी शाही आपका, फखरुल हसन आपका और विनोद सिंह आपका, आप चारों का बहुत शुक्रिया। आप चर्चा में शामिल हुए, सवालों के जवाब दिए। सवाल अब भी कई उठ रहे हैं और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, क्योंकि विपक्ष को अब भी जो जांच हो रही है एसआईटी की जांच पे भरोसा नहीं है और विपक्ष सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, और ये मर्डर है या फिर सुसाइड, इस पर भी लगातार अभी संशय बरकरार है। जांच अभी पूरी नहीं हुई है, किसी को भी अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। जांच पूरी होने के बाद ही तमाम चीजें यहां पर सामने होगी और साफ होगी।